Hey guys, today I'm here with the topic of salient features of Indian Constitution. So let's start without wasting any time. The first one is the largest constitution. The Constitution of India is the largest and detailed constitution of the world. भारत का जो संविधान है वो एक रिटन संविधान है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इट ओरिजिनली कंसिस्टेड 22 पार्ट्स, 395 articles and 8 schedule. But at present, there are 25 parts, 448 articles and 12 schedules. Okay, but अगर कभी MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, then you have to answer 395, not 448, right? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. The source of constitution is the people of India. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया से है. इट सोज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स हम भारत के लोग से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आगे बढ़ने से पहले इन वर्ड्स के मतलब समझते हैं. सॉवरेन मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल कंट्रोल्स. ओके. सोशलिस्ट मीन्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉल अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट. हाउएवर वी नो दैट इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट. मीन्स जो पब्लिक सेक्टर्स हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन का. ओके. Secular means the state has no religion. The state will treat every religion equally. Okay. Democratic means the constitution is established a form of government which derives its authority from the will of the people. Okay. And republic means the head of the state is elected by the participation of state subjects. रिपब्लिक मीन्स बेसिकली ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडेटरी अपॉइंट नहीं किया जाएगा. आई होप इन शब्द का मतलब आपको समझ में आया होगा. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये प्रियम्बल में दिखेंगे, ठीक है. बट जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था. Although the concept of secularism was present in the constitution in the article 25 to 28. Next one is parliamentary form of government. India has parliamentary form of government both at the center and state. In this form of government, the president is the constitutional head of the state and the real head is prime minister. Real head होता है कंट्री का, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट स्टेट के मिलते हैं, ठीक है. These rights are necessary for overall development of the human being. मीन्स ये ऐसे राइट्स होते हैं जो वेरी बेसिक होते हैं नेचर में, एवरी पर्सन को मिलने ही चाहिए. ओके. द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे, हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. Next one is directive principles of state policy. These are contained in part 4th of the constitution. They are not enforceable, but the state is expected to follow them to achieve the objectives of welfare state. Directive principle state policy part 4th में दिए गए हैं and ये enforceable नहीं होते हैं पर फिर भी state से ये माना जाता है कि वो इसको follow करें, ठीक है. Next one is fundamental duties. Fundamental duties have been provided in Part 4th A, Article 51A of the Constitution. They have been added by 42nd Constitutional Amendment 1976. Next one is single citizenship.
Indian Constitution establishes the single citizenship. Every people of India shall be the citizen of state. Means every citizen of India shall be the citizen of India. सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है कि आपको सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। यूएसए में जैसे होता है कि वहाँ पर अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की भी नागरिकता मिलती है एंड यूएसए की तो मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, पर हमारे वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स एवरी सिटीजन को भारतीय संविधान राइट टू वोट देता है, ठीक है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द अमेंडमेंट प्रोसेस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर जनरली कंसीडर्ड टू बी रिजिड। हमारा भारतीय संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा माना जाता है कि ये रिजिड होना चाहिए। बट आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, which provides some provisions are amended by the simple majority and some the provisions are amended by the special majority. 2/3 मेजॉरिटी से जो provisions amend होंगे वो rigid कहलाएंगे एंड जो simple majority से होंगे वो flexible कहलाएंगे। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन rigidity and flexibility का blend है। ओके, नेक्स्ट वन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ centralizing tendency. This is one of the important features of the Constitution. It is federal constitution, but it acquires unitary tendency during the time of emergency. Okay. The next one is independent judiciary. Indian Constitution establishes impartial and independent judiciary. Impartial judiciary with power of judicial review is essential for protection of rights. Impartial judiciary means जो जुडिशरी होगी वो किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं करेगी एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को देख सके कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी प्रोविजंस। दीज प्रोविजंस आर कंटेन्ड फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। द इमरजेंसी are of 3 types. First one is national emergency, Article 352. Second one is emergency due to failure of constitutional machinery in a state. Third one is financial emergency. हमारे वहाँ अभी तक financial emergency नहीं लगी है। Okay. The next one is provisions for local self-government. The provisions relating to self-government are contained under Part 9, which have been introduced by the 73rd Amendment, which provides the Panchayat, and Part 9A, which have been introduced by the 74th Amendment, which provides about the municipality. So ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। एंड अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।